Hello everyone, I am Pragya Singhal. I am from a technical department of TechFlix. So in today's video, we will be studying algorithms and problem solving. And also before starting, I want to tell you the notes that I'm using for this video. You will be finding the link of these notes in the description. So आप please उन्हें देखिए and उनसे revise करना ज़रूर. और ये notes मैंने खुद ही बनाया है. So yeah, that's a really nice notes what I feel. एंड ऑल्सो आप किसी भी कॉलेज में हैं यू कैन जस्ट रेफर दीज बिकॉज हम काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट्स एंड बेसिक टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं लाइक मोस्टली वो हर कॉलेज में कवर होते हैं. So yeah, so before starting, I want to tell you the topic that I'm going to cover into this video. It would be algorithm. What is algorithm? Basic introduction. Then time and space complexity in detail हम पढ़ेंगे. Recurrence relations के पढ़ेंगे. Then मैं आपको master theorems भी पढ़ाऊंगी. Then उसके बाद we will be studying divide and conquer approaches, methods, and then matrix multiplication. Then we will be studying greedy algorithms and some standard problems of grading algorithms. So that's all we are going to cover. So let's start. The first thing is what is algorithm? Basically algorithm होता क्या है? So algorithm क्या होता है कि एक well defined instruction. हम कोई काम करते हैं तो हम कुछ instruction देते हैं step 1, step 2. वो जब हम follow करते हैं उसे हम algorithm कहते हैं. But that should be in a step. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थर्ड स्टेप पहले कर रहे हैं देन आप फर्स्ट स्टेप करें. दैट शुड बी इन ऑर्डर. लाइक अगर आपको कोई दो नंबर ऐड करने लाइक इफ़ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स तो आप अपने प्रोग्राम को पहले क्या करेंगे, दो नंबर्स देंगे इनपुट में, देन ऐड करेंगे, देन अपना आउटपुट क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे. हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम पहले आउटपुट रिटर्न कर दें फिर नंबर दें, मतलब वो कोई सेंस नहीं करता, राइट. सो दैट शुड बी इन स्टेप. दैट व्हाट इज एल्गोरिथम इज. सेम मैंने यही डेफिनेशन लिखा, यू जस्ट कैन रेफर दैट. ओके, देन आफ्टर दैट ओके ओके देन ओके नाउ अब एल्गोरिदम है. अब पता है क्या होता है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उससे सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. लाइक आप काफ़ी मेथड से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं. बट अब हमें पता कैसे चलेगा विच मेथड इज स्टैंडर्ड, लाइक आपको कौन सा मेथड कब यूज़ करना चाहिए. सो दैट डिफाइंड लाइक वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें किसी टाइम टेकन, वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले रही है उससे पता चलता है. हम एल्गोरिदम्स या फिर कोड क्यों करते हैं, हम किसी यूज़र के लाइक वो काफ़ी उसको फ़ायदा दे इसलिए लिखते हैं. लेट सपोज आपका कोई कोड है और वो आफ्टर 1 डे आपको आउटपुट रिटर्न कर रहा है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रहा है तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहा. तो हमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस ले. दैट वॉट मेक्स एल्गोरिदम यूनिक. दैट्स वॉट वी गोइंग टू स्टडी. तो बट हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानना पड़ेगा किसी एल्गोरिदम को बताने के लिए कि वो ऑप्टिमल है या नहीं है, वो बेटर है या नहीं है. अब हम क्या कर सकते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए. अब लाइक हम लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे ये नहीं देख सकते वो इन सेकंड्स कि वो कितना टाइम ले रहा है. लाइक वो हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम फंक्शन यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, टाइम फंक्शन, जिससे हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि कोई एल्गोरिदम कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा और कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा. ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया कि कोई एल्गोरिदम रन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, यही डेफिनेशन में लिखा है. और स्पेस क्या हो गया कि कोई एल्गोरिदम कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, एक्स्ट्रा कितना टेम्परेरी स्पेस. जैसे कि आप लाइक मैं इसकी एग्जांपल बाद में दूंगी, सो वी विल नॉट डिस्कस नाउ. मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ. ओके, एंड यहाँ पे कुछ हमारी कुछ लाइक टर्म्स हैं, प्रायर एनालिसिस एंड पोस्टीरियर टेस्टिंग. सो बेसिकली प्रायर एनालिसिस क्या होता है कि एल्गोरिदम को एनालाइज करना. हम जब एल्गोरिदम लिखते हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज लाइक C++, जावा, पाइथन, वो उससे इंडिपेंडेंट होता है. क्योंकि कोई हमारा यूज़र या फिर कोई भी कोडर किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकता है, राइट. तो हमें ऐसी एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी होती है जो कि हर लैंग्वेज के लिए बेटर हो. मे बी कुछ एल्गोरिदम्स होंगी कि वो C++ में फास्ट है, पाइथन में स्लो है, तो जावा में फास्ट है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए हम हमेशा एल्गोरिदम का एनालिसिस सिर्फ विदाउट लैंग्वेज करते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होगा. लाइक वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. और उसके लिए हम टाइम एंड स्पेस फंक्शन निकालते हैं, बेसिकली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. देन द नेक्स्ट टर्म इज पोस्टीरियर टेस्टिंग. व्हाट इज पोस्टीरियर टेस्टिंग?
ये क्या होता है, ये प्रोग्राम पे डन होता है। जो हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में उस पे होता है। ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है और ये हार्डवेयर डिपेंडेंट भी होता है। सो ऑब्वियसली हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के पास डिफरेंट हार्डवेयर होगा। कोई और काफ़ी सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट कॉमन, राइट। तो हम इसे डिस्कस करेंगे, प्रायर एनालिसिस। लाइक किसी कोड को करने से पहले जो एनालिसिस होता है वो होता है प्रायर एनालिसिस। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन, एक आगे चलते हैं अब हम। ओके, अब हम एल्गोरिथम्स को कैसे एनालाइज करते हैं। सो मैं आपको थोड़ा काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, इट्स अ सूडो कोड, किसी भी लैंग्वेज का नहीं है, इट्स अ सूडो कोड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स को स्वैप कर रहे हैं। स्वैप लाइक इफ ए पे अगर हमारा 2 है एंड बी पे 3 है, तो बी पर 2 डाल रहे हैं और ए पर क्या डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं। ओके, सो जिससे ये स्वैप है तो हम क्या करते हैं, हम एक एक वो लेते हैं, अजम्पशन, कि जो हर स्टेटमेंट है एल्गोरिदम में वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी। क्या लेगी, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये आप जो ओ है इसे इग्नोर करना, ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है, ये हम अभी आगे बढ़ेंगे। सो जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो क्या होगा कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, ये हम क्या करते हैं, ज्यूम करते हैं हर स्टेटमेंट एल्गोरिदम में। सो यहाँ पर टोटल कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। तो तीनों ने मिलाकर कितना लिया, 3 टाइम लिया। क्या लिया, 3 इट्स अ टाइम एनालिसिस। एंड व्हाट इज स्पेस एनालिसिस, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल यूज करे, टेम्प, ए एंड बी। सो ये भी 1 1 1 स्पेस लेंगे, सो इट वुड बी 3, देयर आर कांस्टेंट। अब लाइक ये 3 है और ये 3 है, ये कांस्टेंट है। जब हमारा कोई चीज कांस्टेंट में होती है तो हम सिर्फ उसे 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिग ओ ऑफ 1। ये बिग ओ वो मैं आगे समझाऊंगी, सो जस्ट इतना ही समझिए। लाइक मैं अभी आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। वी हैव अ सम, लाइक एरेज का सम कर रहे हैं हम। तो इसमें बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि यहाँ पर हमारे एक लूप चल रहा है। क्या चल रहा है, फॉर लूप। एंड मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आपको बेसिक कोडिंग आती है, सो आप समझ पाएंगे। ये फॉर लूप है, ये कितने बार चल रहा है, n बार। यहाँ पे मैंने क्या करता है कि हर स्टेटमेंट कितना लेगी, 1 यूनिट ऑफ टाइम, बट ये n टाइम्स चल रहा है, तो टोटल कितना टाइम लिया इसने, n। आंसर इज इक्वल टू 0, इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। रिटर्न कर रहे हैं आंसर, इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो टोटल इट वुड बी n+2। अब जब हम कोई टाइम फंक्शन लिखते हैं तो जब उसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे होते हैं तो हम डिग्री लिखते हैं अपने पॉलिनोमियल की। जिससे यहाँ पर हमारा आया पॉलिनोमियल n+2, तो उसकी डिग्री क्या है, दैट इज n। दैट्स वाई इट वुड बी बिग O ऑफ n। एंड सेम विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इतना नहीं देखते जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, बट वो भी ज़रूरी होता है। लाइक जैसे स्पेस में हमने एक एरे यूज करा है, एरे ऑब्वियसली n साइज का होगा। एक n वेरिएबल है, दैट विल टेक 1 टाइम। आंसर एक वेरिएबल है, दैट विल टेक 1 टाइम। I इज 1 टाइम, इट विल बी n+3। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ इट, इट वुड n, तो दैट वुड बी बिग O ऑफ n। that would be big of n. So that's how we analyze algorithm. Okay, let me show you more examples if it is required. Okay, हम ये let's suppose, let's take this example. Okay, this is like a really good example. यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है p, फिर हमने एक फॉर लूप लगाया है, फॉर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड p इज लेस देन n, p इज लेस देन n, एंड देन इट वुड बी p इज इक्वल टू p प्लस i। यहाँ पर हमारा p क्या होता है, वो चेंज हो रहा है। इनिशियली लेट्स लाइक p इज i इज 1, तो p विल बिकम 1, देन i is 2, p will become 1+2, when i is 3, p will become 1+2+3। तो लेट्स सपोज कि हमारा i k टाइम्स चला, तो p कितना हो जाएगा, 1+2+3, यहाँ पे k आएगा। ओके, 1+2+3+k। एंड हमारी कंडीशन कब टर्मिनेट करेगी, टर्मिनेट यानी कि हमने यहाँ रखा है जब तक p n से छोटा है, जब तक ये लूप चलेगा। लेट्स सपोज कि p n से बड़ा हो गया, p n से बड़ा हो गया तो क्या होगा, बट ओके, p हमारा क्या आ रहा है, p आ रहा है जितना i है उन सबका सम। लाइक यहाँ पे i 4 है, तो इट वुड बी 1+2+3+4। तो जब i k होगा तो इट वुड बी 1+2+3+ till k। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो सेम व्हाट आई हैव डन, ये आ गया k² प्लस 1/2। एंड हमने क्या एज्यूम करा है कि हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, p n से बड़ा हो गया, तो k² प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन n। यहाँ से हमने k का वैल्यू निकाला, दैट इज √n। व्हाट इट कम्स आउट, इट्स कम्स आउट √n, एंड वी विल पुट इनटू अ बिग O। हम इसे तो दैट्स आर इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकला। सो बेसिकली हम इस टाइप से फंक्शन बनाते हैं, हम लाइक ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे देखते हैं, देन एक कोई k और n स्टेप पे देखेंगे। देन उसके बाद जहाँ पे हमारी कंडीशन टर्मिनेट होती है हम उसके ओके सॉरी
जहाँ पर हमारी कंडीशन टर्मिनेट होती है हम उसके इक्वेट करा देते हैं, जिससे उसके बाद हमें हमारा टाइम फंक्शन पता चल जाता है. सो दिस इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल, आप इसे ज़रूर देखना. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एज वेल. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई 1 है, व्हेन आई इज़ लेस देन n, हम आई को बार बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं. पहले जो लूप था, इफ़ यू नोटिस, पहले लूप वहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर रहे थे, कांस्टेंट वो एक एक बार बढ़ रहा था. बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. आई 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. इसके अंदर कोई फंक्शन क्लिक, कोई प्रिंट वर्क हो रहा है, इग्नोर दैट. So initially I would be 1, then I would become 1 into 2, then I would become 2 into 2 square, then 2 square into 2. तो ये हमने ज्यूम करा कि वो k टाइम तक चला. फिर मैंने क्या कहा, आपको देखना है जहाँ कंडीशन टर्मिनेट हो जाए. कंडीशन टर्मिनेट कब होगी, जब i क्या हो जाएगा, n से बड़ा हो जाएगा. यहाँ पे तो मैंने i क्या हो जाएगा, एंड में हमारे 2 की पावर k हो गया. ये k टाइम पे कंडीशन टर्मिनेट करेगी, तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन n, then k would come out as log n. So our function would be big O of log n. It would be big O of log n. So आप इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, किसी भी एल्गोरिथम की बेसिकली. लेट्स टेक, सो यहाँ पे मैंने ऐसे और भी एग्जांपल दिए, यू जस्ट कैन लुक अप टू दैट. अब इसके बाद मैंने यहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, क्योंकि जब भी आप आगे अभी और भी पढ़ेंगे तो आप सबके से बार बार नहीं निकालेंगे. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, और फिर आप लाइक इंस्टेंटली बता देंगे किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. लेट्स सी हियर इट विल लुक एट. तो ये एन टाइम चल रहा है, एक सिंपल बेसिक लूप, तो इट वुड बी बिग ऑफ एन. ये कितनी बार चल रहा है, यहाँ पे आई प्लस 2 हो रहा है, तो ये कितनी बार होगा, कोई एरे है, हम 2 टाइम्स जंप कर रहे हैं हर टाइम, तो वो कितना एरे कवर करेगा, n/2 कवर करेगा. बट मैंने क्या कहा था, हमें पॉलिनोमियल डिग्री लेना होता है, तो इट वुड बी बिग ऑफ एन अगेन. यहाँ पर आई माइनस माइनस हो रहा है, ये भी n टाइम्स चलेगा. यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो इट वुड बी लॉग बेस 2n. और अगर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो इट वुड बी लॉग बेस 3n. एंड अगर डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो वो भी लॉग बेस 2n आता है ना, पीछे एग्जाम्पल दिए तो आप वहाँ देख सकते हैं. सो दीज आर सम टाइम फंक्शन, कुछ टाइम फंक्शंस हैं ये. तो हमारे कितने टाइप के टाइम फंक्शन होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, वो हम अब देखते हैं. सो देयर लाइक सम टाइम फंक्शन जो मैंने कुछ लिखे हैं. वी हैव बिग ऑफ 1 इट इज कॉन्स्टेंट, देन आते हैं हमारा लॉग एन, लॉगरिथमिक, then linear, then quadratic, exponential. So these are some time function. लाइक जैसे सिंपल कोई फंक्शन है, उसमें कोई वेरिएबल है, सिंपल डिजिट है, तो डैट वुड बी बिग ऑफ 1, राइट. अब कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक इस ऑर्डर में हम जाएंगे, इन दिस ऑर्डर. सो ये सबसे ख़राब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, सबसे ख़राब इन द सेंस कि जितना हम लेफ्ट साइड होंगे उतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. लाइक 1 इज़ बेस्ट, then log n, then root n log n square, n cube, then 2n, 2 की power n, 3 की power n, then n की power n. So this is how, this is our graph as well. You can remember that कि ऐसे से लेके जाएंगे, ऐसे करके, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा वर्स होता जाएगा. So this is what basically time complexity and function. Now let's move. So yeah, नाउ कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशन. जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आप बिगो इग्नोर करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना समझना एंड कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो वी हैव 3 टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, दैट इज़ बिग ओमेगा एंड थीटा. सो बेसिकली क्या होता है, ये बिगो इज़ अपर बाउंड. अपर बाउंड कोई हमारा एल्गोरिदम रन कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, दैट इज़ व्हाट बिगो टेल्स. वो क्या बताता है, मैं बिग ओमेगा क्या बताता है कि वो कम से कम इतना टाइम तो लेगा ही, कम से कम वो इतना टाइम लेगा, दैट इज़ बिग ओमेगा. एंड थीटा क्या बताता है, एवरेज, कि वो एवरेज कितना टाइम लेगा, राइट. दैट व्हाट इज़ थीटा. अब हम थोड़ा इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये तो मैंने बता दिया, और चीज़ें लाइक लेट्स टेक देम फॉर एन. ओके, देन वी हैव इज बिगो. बेसिकली पहले को मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बता देती हूँ. सो इट सेज द फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट द कांस्टेंट सी एंड नंबर सच दैट fn is less than equal to c dot gn.
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, बट ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ये कहता क्या है? ये कहता है कि हमारा कोई फंक्शन है एफ एन, लाइक देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एफ एन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा? बिग ओ ऑफ जी एन होगा। जब होगा, कब होगा? जब हमारा कोई इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इस टाइप का, लाइक एफ एन क्या है? वो लेस देन है सी इंटू जी एन। अभी हम कैसे निकालेंगे, मैं वो थोड़ा बताती हूँ आपको। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया एफ एन इज इक्वल टू 2n+3। देन इसके बाद आप क्या करिए, आप यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने भी वेरिएबल्स है ना, हाईएस्ट डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाईएस्ट डिग्री क्या है? n। सो मैंने 3 को भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, इट कम्स आउट 5n। अब आप पुट करके देख लीजिए, जब भी n 1 या 1 से बड़ा होगा तो ये 5n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n+3। लाइक अगर मैं n 1 पुट करती हूँ तो इट विल कम 5, देन इट विल कम 5। अगर मैं n 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 4 5 6 7। सो ये हमेशा बड़ा आएगा। So this is what 2n+3 is less than equals to 5n. So यहाँ पर जो 5 है that will become c and this n will become gn. ये क्या हो गया? n gn। तो ये कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो fn would be big O of gn. Big O of what is gn? Gn is let me raise it. Okay. What is gn? Gn is n. तो that would be big O of n. इससे हमारा क्या आया? fn is equal to big O of n. अब ये अपर बाउंड है तो आप अपर बाउंड और भी मैक्सिमम कर सकते हो। मैं यहाँ पर एन स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लाइक 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। ये भी हमेशा बड़ा होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज़ लाइक अ सिंपल वे। आपको इतना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। जो भी हाईएस्ट डिग्री है उससे आप सारे वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन ऐड कर दीजिए, तो वो हमेशा ही ऐसे बड़ा आएगा। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा नीचे और दिखाती हूँ, या सी दिस, लेट मी रेज इट। सो यहाँ पर हमारा जो n आया, दैट कम्स बिग O ऑफ n। तो इसके साइड में जाके आप कितने भी साइड में चले आए, दैट ऑल आर अपर बाउंड्स। क्या है? वो सारे अपर बाउंड्स। आप यहाँ पे n log n भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दीज 3 आर वैलिड्स, बट ये रूट n वैलिड नहीं है क्योंकि n से क्या हो गया? छोटा हो गया। और हम किस टर्म्स में लिख रहे हैं? अपना बिग O। बिग O क्या कहते हैं? अपर बाउंड, यानी कि मैक्स टू मैक्सिमम। रूट n तो कम हो गया क्योंकि n से n भी आ सकती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम उससे बड़ा कितना भी लिख सकते हैं। बट वो हम ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप क्लोजेस्ट वाला लिखें। सो द क्लोजेस्ट इज बिग O ऑफ n। तो इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। ऑल्दो आप ये लिख सकते हैं, दैट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना और किसी और को भी कंफ्यूज नहीं करना। सो ऑलवेज प्रेफर कि आप पास वाला लिखें। एंड देन सेम कम इज ओमेगा। ओमेगा मैंने क्या बताया कि लोअर बाउंड, या ओमेगा इज व्हाट? लोअर बाउंड। सो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे कहता है कि एफ एन शुड बी ग्रेटर देन सी इंटू जी एन। यहाँ पे एफ एन बड़ा होना चाहिए, वहाँ कहता है एफ एन शुड बी लोअर, यहाँ एफ एन शुड बी ग्रेटर। सो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, आप फंक्शन लीजिए और सबसे इजी तरीका होता है जो भी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या एन है, मैंने कर दिया 1 इंटू एन। सो 1 विल बिकम सी, एन विल बिकम जी एन। द कंडीशन सेटिस्फाइंग। सो हमारा एफ एन क्या हो जाएगा? ओमेगा ऑफ एन। ओमेगा ऑफ जी एन, वॉट इट्स इज ओमेगा ऑफ जी एन। तो जी एन इज वॉट? एन। तो एफ एन हमारा हो जाएगा ओमेगा ऑफ एन। अब ये क्या है? लोअर बाउंड है। सो मैं इसके नीचे कितना भी जा सकती हूँ। क्या जा सकती हूँ? मैं इसके नीचे, जैसे हमारा आया वहाँ पे एन आया अभी, सो मैं इसके नीचे कितना भी जा सकती हूँ। लाइक मैं रूट एन भी लिख सकती हूँ, लॉग एन भी लिख सकती हूँ, दैट्स ऑल आर करेक्ट। बट अगेन यहाँ पे भी हम प्रेफर करते हैं कि हम क्लोजेस्ट वाला लिखें। तो क्लोजेस्ट इज वॉट? क्लोजेस्ट इज एन। so that's why we will write omega of n. Then come theta. Theta notation is our average notation. So इसके लिए क्या होता है कि c into gn should be less than equals to fn and fn should be less than equal to c2 into gn. बेसिकली यहाँ पर हम अपने ओमेगा एंड ओमेगा और बिगो दोनों कंडीशन देखते हैं, और अगर दोनों कंडीशन में gn सेम आता है तो वो हमारा थीटा बन जाता है। मैंने सेम एग्जाम्पल लिया 2n+3। मैंने क्या बताया था कि जब हम बिगो लिखते हैं तो हम सारे वेरिएबल्स को हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाईएस्ट इज व्हाट? n। सो मैंने लिख दिया 2n+3 को, 3 को n से मल्टीप्लाई करा, 3n एंड 2n+3n इज 5n। तो अगेन इट कम्स 5n। एंड जब भी हम ओमेगा के लिए लिखते हैं तो हम हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 इंटू n।
सो इट वुड कम आउट एज 1 into n, एंड यहाँ पर जी एन क्या हो गया हमारा n, यहाँ पर जी एन क्या हो गया n, जी एन क्या है दोनों तरफ सेम है, सो एफ एन विल बिकम थीटा ऑफ जी एन, एंड जी एन इज n, तो एफ एन विल बिकम थीटा ऑफ n. व्हाट विल बिकम थीटा ऑफ n. अब ये क्या हो गया, ये एवरेज बाउंड हो गया, ये एकदम एग्जैक्ट वाला हो गया, तो आप इसमें ना ही लेफ्ट साइड जा सकते हैं ना ही आप राइट साइड जा सकते हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट वाला ही इसमें लिखना होगा. इफ आई विल शो यू, सी लाइक दिस इज आर एवरेज बाउंड, तो आप ना ही इसके लेफ्ट साइड जा सकते ना ही आप इसके राइट साइड जा सकते, तो आपको एकदम थीटा ऑफ एन लिखना होगा. एंड जब आपको बिग हो जाना होगा तो आप राइट साइड जा सकते हैं, और जब आपको ओमेगा जाना होगा तो आप लेफ्ट साइड जा सकते हैं. सो यस, दिस इज व्हाट आर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया, एंड आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ऑब्वियसली आपको बेनिफिट करेगा ये. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, सो आई थिंक आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. आप ये सारे एग्जाम्पल खुद से देख सकते हैं, बट मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल दिखाऊंगी. यहाँ पर तीनों चीज़ें अलग हैं. सो बेसिकली लेट्स सी, यहाँ पर हमारा एफ इन क्या है, एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल इज व्हाट, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल वन. अब मैंने क्या बताया था, ये हमारा एफ एन आ गया बीच में. जब हम बिगो के लिए लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हर वेरिएबल को हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पर 1 को हमने n से कर दिया क्योंकि हाईएस्ट इज n, 2 को n से कर दिया, सबको n से कर देंगे तो इट विल कम इट एज n n n n n. ओके, सो यहाँ पर हमारा एफ एन क्या है, एफ एन इज n फैक्टोरियल, दैट वुड बी n इंटू n माइनस वन टिल वन. अब बिग ओ में हम क्या करते हैं कि हम सारे वेरिएबल्स को हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं. एंड व्हाट इज हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री हियर इज, इट इज n. तो मैंने n इंटू n कर दिया. एंड लेफ्ट साइड में जब हम ओमेगा से करते हैं तो हम क्या करते हैं कि n को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर सबको अगर हम 1 1 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, एंड दैट वुड बिकम n की पावर n. अब यहाँ पर हमारा gn सेम नहीं है तो यहाँ पर हमारा थीटा नहीं निकल सकता. जब gn सेम नहीं होता, बोथ द साइड gn आर नॉट सेम, दैट्स वाई वी कैन नॉट गेट थीटा और एवरेज बाउंड. तो बेसिकली अगर हमें थीटा या एवरेज बाउंड चाहिए तो दोनों साइड gn हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. सो ये हमारा gn के फॉर्म में नहीं आ सकता. सो जब हम अब हमें वो एल्गोरिदम तो मिल गया तो हम उसकी क्या बताएंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप किस फॉर्म में बताओगे, बिगो में या फिर आप लाइक ओमेगा में. जब हमारे पास थीटा नहीं है तो इट ऑलवेज प्रेफर कि आप बिगो में बताएं, क्योंकि आपको व्हाट ये जो ओमेगा है ये बता रहा है कि वो कम से कम कितना टाइम लेगा, और बिगो बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा. सो ऑब्वियसली हम वो जानना चाहेंगे कि हमारी एल्गोरिदम कब एफिशिएंट है, कब ऑप्टिमल है. वो हमें जब पता चलेगा कि हमें उसका जब मैक्सिमम टाइम पता चल जाए, कि वो उसके बियॉन्ड तो नहीं लेने वाला. हमें उसका लोअर टाइम पता चलने के बाद भी हमारा कुछ इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमें उसका मैक्सिमम टाइम नहीं पता चलता तो हम ऑलवेज हमेशा बिगो में लिखते हैं. जब हमारे पास थीटा नहीं होता तो हम बिगो में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं. क्योंकि अगर लेट सपोज हमारा कोई एल्गोरिदम है, वो एक स्मॉल इनपुट पे सिर्फ 2 मिनट में चल रहा है, बट वो एक लार्ज इनपुट पे 2 घंटे में चल रहा है, और हमने कह दिया कि हमारा एल्गोरिदम तो 2 मिनट में रन करता है, तो वो नहीं है, वो ट्रू नहीं है. बट अगर हमने कहा कि हमारा एल्गोरिदम 2 घंटे में रन करता है, ऑल्दो वो भी कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ इनपुट के लिए वो कम टाइम में रन करता है, बट वो मैक्सिमम टाइम है. लाइक 2 घंटा मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता. और अगर 2 घंटा मान लीजिए ज़्यादा है तो हम कोई स्मॉल अपना एल्गोरिदम बनाएंगे. तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. बेसिकली दैट्स व्हाट बिगो इज. तो आपको हमेशा बिगो में, अगर थीटा नहीं होता तो बिगो में आपको अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है. सो या देन वी हैव इज ओके. सो नाउ हम पढ़ेंगे रिकरेंस रिलेशन. बेसिकली रिकरेंस रिलेशन क्या, रिकर्शन क्या होता है. जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करते हैं तो वो रिकरेंस होता है, लाइक वो रिकर्शन होता है एक लेमन लैंग्वेज में. तो वो ही हम पढ़ेंगे कि हम उन रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं. अभी हमने बेसिक लूप्स की देखी थी, बट अब है रिकरेंस रिलेशन के आप कैसे निकाल सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक फंक्शन लिखा है बेसिकली सॉल्व नाम से, और उसमें एक n वेरिएबल ले रहा है.
और ये हमारी बेस कंडीशन है कि अगर n ग्रेटर देन 0 है तो वो अंदर जाएगा, फिर n-1 को कॉल करेगा। तो दिस इज बेसिक रिकरेंस फंक्शन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ना इसके दो मेथड्स होते हैं जब हम कभी भी रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। वन इज ट्री मेथड एंड वन इज सब्सटीट्यूशन मेथड। सो हम पहले ट्री देखते हैं, देन हम सब्सटीट्यूशन भी देखेंगे। सो ट्री में क्या हुआ, हमने पहले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया कि मैं n इज इक्वल टू क्या पास कर रही हूँ, 3 पास कर रही हूँ। आई एम पासिंग n इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करा, मैंने सॉल्व फॉर 3 पास करा। वो क्या करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, तो वो प्रिंट क्या करेगा 3। देन फिर वो सॉल्व फॉर किसके लिए कॉल करेगा, n-1, वो सॉल्व फॉर 2 के लिए कॉल करेगा। फिर 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो वो प्रिंट कर देगा 2। देन वो सॉल्व फॉर 1 के लिए कॉल करेगा, 1 इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो वो प्रिंट कर देगा 1। देन वो सॉल्व फॉर 0 के लिए कॉल करेगा। एंड नाउ यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। कंडीशन हो गई टर्मिनेट, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। सो इसने कितने कॉल करा अपने आप को, कितनी बार कॉल करा, इट कॉल्स 4 टाइम्स। 3 पे कॉल करा, 2 पे करा, 1 पे करा, 0 पे करा। तो टोटल कितने टाइम्स करा, 3 + 1 टाइम करा। तो ऐसे ही जब हमारा n क्या था, 3 था, तो उसने 3 + 1 करा। और जब हमारा n कुछ भी इनपुट हो गया तो वो कितनी बार कॉल करेगा, n + 1 टाइम कॉल करेगा। जिससे हमने क्या किया था, हमें डिग्री लिखनी है पॉलिनॉमियल की, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिग ऑफ n। तो इसका हमारा फंक्शन आ गया बिग ऑफ n। ये तो हो गया ट्री मेथड। नाउ देयर इज एन अनदर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेम ही फंक्शन है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने यहाँ एज्यूम करा कि हमारा जो फंक्शन है ये int n, ये tn टाइम ले रहा है। क्या ले रहा है, t इज लाइक की स्टैंडर्ड ओके, सो t इज व्हाट बेसिकली स्टैंडर्ड अल्फाबेट दैट वी यूज। तो यहाँ पर हमने एज्यूम करा कि हमारा फंक्शन क्या है, वो tn टाइम ले रहा है। उसके नीचे जाकर प्रिंट n ऑब्वियसली 1 टाइम लेगा, इट्स अ कांस्टेंट देन सॉल्व n-1। अगर वो n इनपुट के लिए tn टाइम ले रहा है तो n-1 के लिए वो कितना लेगा, tn-1। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल्स टू tn-1 + 1। वी कैन राइट 1 एज कॉन्स्टेंट एज वेल, क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट ही है, बट अभी हम इसे 1 ही रहने देते हैं। अब लाइक tn, तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया, क्या बन गया, रिकरेंस फंक्शन बन गया। tn इज इक्वल टू tn-1 + 1। अब जब tn के लिए ये है तो tn-1 के लिए क्या होगा, जो सब्सटीट्यूट इट, तो tn-1 के लिए क्या हो जाएगा, tn-1 इज इक्वल टू tn-2 + 1। एंड यहाँ पर आई विल पुट, इसकी जगह मैंने ये डाल दिया, तो ये हमारा क्या आया, tn-2 + 2। सेम n-3 के लिए +3। और लेट सपोज कि हमारा k टाइम्स तक चला, तो इट वुड बी n-k + k। व्हाट इट वुड बी, n-k + k। अब इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ज्यूम करा कि n-k 0 हो गया, क्योंकि हमने ज्यूम क्यों करा, हमारी कंडीशन टर्मिनेट कब करेगी, जब n ग्रेटर देन 0 होगा। सो हमने ज्यूम कर लिया कि हमारी कंडीशन टर्मिनेट कर चुकी है और वो हमारा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो n-k इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू वॉट, k। n इज इक्वल टू वॉट, k। सो tn इज इक्वल टू tn - n + n, तो t0 एंड इट वुड कम आउट एज n। t0 इज वॉट, t0 इज 1 बेसिकली, मतलब 1 भी नहीं, बिकॉज कि n0 पे तो वो कुछ नहीं करा, तो हमने सिंपल 1 लिख दिया। तो हमारा टोटल फंक्शन क्या आ गया, थीटा ऑफ n। सेम हमारा ट्री मेथड से भी यही आ रहा था, सब्स्टिट्यूशन से भी यही आ रहा था। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, इन केस एग्जाम्स में कुछ भी लाइक पूछ सकते हैं वो, और इन जनरल भी आपको आना चाहिए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हमने ज्यूम करा कि ये वाला फंक्शन tn टाइम ले रहा है, फिर ये अपने लूप के अंदर गया, तो यहाँ पे पूरा क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। तो ये कितना टाइम लेगा, टोटल n टाइम लेगा। ये टोटल क्या लेगा, n टाइम। देन इसके बाद ये n-1 के लिए कॉल कर रहा है। अगर ये n पे n टाइम ले रहा है तो n-1 के लिए tn-1 लेगा। सो इट वुड बी tn-1 + 2n + 1, बेसिकली 2n + 1। आप इतना ध्यान न दें, सिंपल n, हम इसे सिंपल n लिख सकते हैं। ओके, ये सिंपल एक लूप चल रहा है n टाइम्स। सो हमारा रिकरेंस फंक्शन क्या बन गया, tn इज इक्वल टू 2n-1 + n। अब मैंने अगेन यहाँ सब्सटीट्यूट करा, अगेन सब्सटीट्यूट करा फॉर n-1 की जगह n-2 सब्सटीट्यूट करा। सो यहाँ पर आया tn-2 + n-1 + n। सेम हमने इसे करते गए, और लेट सपोज कि हमारा k टाइम्स तक चला। कितना चला, k टाइम्स तक, जो कि हम हमेशा ज्यूम करते हैं। और यहाँ पर हमारा n-k क्या हो गया, 0, k इज इक्वल्स टू n। देन आई सब्सटीट्यूटेड एंड k इज इक्वल्स टू n। सो यहाँ पर ये हो गया 0,
और ये सब कुछ कट के लाइक आप खुद से एक बार सॉल्व करिएगा, नोट्स देखिएगा, तो सब कुछ कट के एट द एंड हमारा क्या बचेगा, लाइक यू नो सम ऑफ नेचुरल डिजिट्स, एंड जो कि होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो डैट वुड बी कमिंग आउट एज एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। फिर से हम इसकी डिग्री लेंगे, डिग्री इज एन स्क्वायर, सो इसका आंसर हो गया थीटा एन स्क्वायर। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर आप इसका ट्री मेथड देखें तो ट्री मेथड में क्या होगा, हम क्या कर रहे थे टी एन, उसके बाद क्या हो रहा था हमारा एन टाइम, ओके हमारा एन टाइम एक लूप यूज हो रहा था, फिर हम टी एन माइनस वन कॉल कर रहे थे, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, टी एन टाइम एक लूप चल रहा है, फिर टी एन माइनस वन कॉल, तो ये ओवरऑल टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि ये एन ले रहा है, फिर टी एन माइनस वन के लिए एन माइनस वन कॉल कर रहा है, एन माइनस टू, तो ये ओवरऑल टाइम के ले रहा है एन माइनस वन, एंड सेम ऐसे चलता रहेगा, सेम चला। और ये एट द एंड इन सबका सम, व्हाट इज द सम, इट इज अगेन सम ऑफ नेचुरल डिजिट्स, तो ये भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर। सो ये सिंपल रिकरेंस हो गया यहाँ पर। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं कि जब लाइक आपका यू नो व्हेन रिकर्सिव फंक्शन इज डिक्रीजिंग मल्टीप्लाई एन बाय एक्स्ट्रा पार्ट एंड देयर शुड नॉट बी एनी कांस्टेंट विद टी। सो ये सब कुछ लाइक मैंने सो या बेसिकली नाउ यहाँ पर ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए, और ये जो है लाइक ये सब कुछ अभी आप इग्नोर करिए, अभी मैं मास्टर्स थ्योरम्स पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देन यहाँ पर कुछ अलग एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 2 बार कॉल हो रहा है। यहाँ पर हमने इंट एन सेम प्रिंट कर रहा है, बट यहाँ पे हम सॉल्व फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल कर रहे हैं, फॉर एन माइनस वन एंड फॉर एन माइनस वन। सो इसका रिकरेंस फंक्शन क्या बनेगा, ये इसके लिए टी एन टाइम ले रहा है, तो इसके लिए क्या लेगा टी एन माइनस वन, इसके लिए भी टी एन माइनस वन, एंड प्रिंट एन के लिए इट वुड टेक 1 टाइम, तो इट वुड बी टोटल 2 टी एन माइनस वन प्लस वन। सो टी एन इज इक्वल्स लाइक वन पर एन इज इक्वल टू जीरो का मतलब है व्हेन एन वुड बी जीरो, तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा। सो हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान, ओके लेट मी शो यू, हाँ ओके। सो जब एन हमारा जीरो हो जाएगा तो वो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब एन ग्रेटर देन जीरो, दैट वुड बी टेकिंग 2 टी एन माइनस वन प्लस वन। सो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल एक फंक्शन हो गया, ओके इट लुक्स सो बैड या। नाउ अब मैं इसका एक बार रिकर्सिव ट्री मेथड से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सो हमारा क्या हो रहा है, टी एन है वो क्या कॉल कर रहा है वन, देन टी टू टी 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 एन माइनस वन, टी एन माइनस वन। यहाँ पर हमने ज्यूम कर लिया कि अभी ये 1 टाइम ले रहा है ये वाला, और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अभी इसके पीछे वाले फंक्शंस का हम ऐड कर लेंगे, वो प्लस दिस वन, सो वो टोटल टाइम हो जाएगा टी एन के लिए, राइट। और टी एन माइनस वन क्या कॉल कर रहा है, फिर से वन, टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू, एंड यहाँ पर ये फिर से कर रहा है वन, टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू, ये टोटल कितने वन हुए, 2। सो जिससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। देन अगेन ये कॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने वन आएंगे, 4, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सो ये ऐसे ही टिल कहाँ तक चलेगा, के टाइम्स तक चला, तो इट वुड बी 2 की पावर के। हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी एन का टोटल टाइम, क्योंकि टी एन का टाइम क्या होगा 1 प्लस इनका टाइम क्या होगा दिस प्लस दिस, तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया टी एन का। एंड व्हेन आई ऐड देम, सो ये हमारी जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज का ही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आ गया 2 की पावर के प्लस वन माइनस वन, और हमने ज्यूम करा कि एन माइनस के जीरो, क्योंकि एन जीरो पर वो कंडीशन टर्मिनेट करती है। यहाँ पर हमने सब कुछ पुट करा, सो ओवरऑल जो हमारा आंसर आया डेट वुड कम आउट एज बिग O ऑफ 2 की पावर n, ओके। सो या दैट वाज आवर ट्री मेथड। एंड सेम इसका हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड इज लाइक अ रियली गुड मेथड, आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या था, रिकर्सिव फंक्शन था 2 टी एन माइनस वन प्लस वन, यहाँ पर मैंने एन माइनस वन के लिए पुट करा, देन एन माइनस थ्री टू के लिए पुट करा। सो ये ऐसे आया, और ये कब तक चलेगा, एन माइनस के तक, ये हमारा ओवरऑल फंक्शन बना। फिर से हमने एज्यूम करा कि एन माइनस के जीरो हो जाएगा, एन इज इक्वल टू के मैंने वहाँ पुट करा, एंड देन अगेन इट वुड बिकम जीपी सीरीज, और इसका फॉर्मूला क्या आ गया, बिग O ऑफ 2n, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, बिग O ऑफ 2n। सो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो या दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दिस इज आवर ट्री मेथड। अब आते हैं हमारा मास्टर थ्योरम। लाइक मास्टर थ्योरम्स आई वुड सजेस्ट कि आपको जब लगानी चाहिए जब आपको काफ़ी अच्छी बेसिक प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग हो जाए रिकर्सिव फंक्शंस की। सो बट इट्स लाइक अ रियली क्विक, आप क्विकली लगा सकते हैं। थोड़ा कह सकते हैं रटने वाली बात हो गई क्योंकि आप इसमें फॉर्मूला टाइप देखेंगे, बट स्टिल इट्स गुड।
सो ये मास्टर थ्योरम अभी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग यानी कि लाइक जब हम n-1 n समथिंग कुछ ऐसा करते हैं तो वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने एक जनरल फंक्शन लिया है, डेट इज टी एन इज इक्वल टू ए टी एन माइनस बी प्लस एफ एन। अब यहाँ पर क्या है कि अगर a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है और एफ एन को हमने एज्यूम करा है कि बिग O ऑफ एन के, सो अगर a लेस देन 1 है तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट वुड बी बिग O ऑफ एन की पावर k, और अगर a इज इक्वल्स टू 1 है सो दैट वुड बी ऑफ बिग O ऑफ एन की पावर k प्लस 1। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर हमारा a क्या है 1 है, एंड तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा n इंटू एफ एन। वॉट इज एफ एन? एफ एन इज लॉग एन, तो दैट इज बिग ऑफ एन लॉग एन। ये आप एक बार खुद से देखेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा। देन लाइक देयर इज अ थर्ड केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो ये हो जाता है, लाइक यहाँ पर अगर देखें a इज 3 सो इट वुड बिकम n की पावर k। What is n की power k? It is 1. n की power k is 1. Total basically it is fn 1 into a की power what? a is 3, 3 की power n, b is what? b is 1. तो 3 की power n by 1, that is big of 3 की power n. Same, there is another example. So yeah, you can look up to this. This is a master theorem for decreasing function. Then now come recurrence relations for dividing functions. डिवाइडिंग बेसिकली क्या, पहले हम जब अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हम n-1 n-2 समथिंग कर रहे थे, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं n/2। सो दिस इज व्हाट डिवाइडिंग फंक्शन। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने यहाँ फिर से ट्री मेथड से करा है। अगर ये tn टाइम ले रहा है सो ये लेगा tn/2, ओवरऑल फंक्शन आया 1 + tn/2। सो अगर ये tn ले रहा है तो इट विल टेक 1 + दिस tn/2 1, tn/2 क्या लेगा 1 + tn/2 स्क्वायर, तो इट विल टेक 1 1 1। एंड ये कब तक चलेगा, कुछ k टाइम्स तक चलेगा n/2 की पावर k, और ये टर्मिनेट कर जाएगा जब हमारा n क्या होगा 1। तो हमने एज्यूम कर लिया कि n/2 की पावर k इज इक्वल्स टू 1। सो k वुड कम आउट एज log 2n। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बिग ऑफ log 2n। एंड सेम आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। लाइक ये ना काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैं बस ये लास्ट एग्जांपल बता रही हूँ, इसके बाद इसमें और भी एग्जांपल है, आप खुद से एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट्स लाइक अ रियली इजी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सेम यहाँ पर tn हमारा था tn/2 पावर +1, मैंने फिर tn/2 को सब्स्टिट्यूट करा स्क्वायर से, इट विल कम आउट अगेन दिस सेम। तो ये सेम ही हमारा आ गया बिग ऑफ log n। सो काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, इस नोट्स में डाले हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए ट्री मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन देयर इज कम द मास्टर थ्योरम। अगेन इसकी भी एक मास्टर थ्योरम है, तो वो हम देखते हैं। लाइक ऑल्दो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको खुद से देखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बट स्टिल लेट मी टेल यू। हमने एक फंक्शन लिया a/b प्लस एफ एन हमने एज्यूम करा n की पावर k log p n। ओके, यहाँ पर अगर log a बेस b ग्रेटर देन k है सो हमारा ये हो जाएगा फंक्शन, और अगर a बेस b इक्वल टू k है तो यहाँ पे 3 कंडीशंस है, एंड देन सेम लाइक दियर आर ऑल दी कंडीशन। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, ऐसे देखने में काफ़ी टफ सा लग रहा है, आई एग्री, बट लाइक लेट्स सी। यहाँ पर हमारा a8 है, b2 है, तो log 8 बेस 2 इज 3। 3 क्या है, 1 क्या है, k क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि k व्हाट इज k इज n की पावर k, n की पावर इज 1, सो k इज 1। तो ये हमारा 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा केस फर्स्ट हुआ, तो बेसिकली हम डायरेक्ट लिख देंगे थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b इज 3, तो थीटा ऑफ n क्यूब। सो जब आपका ये बड़ा आ रहा हो तो आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इट इज थीटा ऑफ n क्यूब। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो k और log a बेस इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, n की पावर k log k प्लस 1 इंटू n। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज n स्क्वायर, एफ एन इज वॉट n स्क्वायर, एंड यहाँ पर इंटू क्या कर दिया हमने, log n कर दिया। सो या इट इज़, आप एक बार खुद से देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। सो दिस इज द मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शन। देन देयर इज कम अ रूट फंक्शन। लाइक अभी हमने डिक्रीजिंग फंक्शन देखा, अभी हमने डिवाइडिंग फंक्शन देखा, सो देन नाउ इट्स कम रूट फंक्शन। रूट फंक्शन इज ऑल्सो, इसमें भी आप मास्टर थ्योरम लगा सकते हैं डिवाइडिंग वाली, बट लाइक मैंने इसके अलग से एग्जाम्पल दे दिया।
इसका मैंने सिंपल यहाँ पे सिर्फ रिलेशन लिया है, आप कोई भी एक बेसिक कोड लेके आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। सो टी एन इज इक्वल टू टी रूट की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पर मैंने एन की पावर 1/2 के लिए सब्सटीट्यूट करा, तो इट कम आउट लाइक दिस। एंड हमने एज्यूम करा कि जो एन है वो 2 की पावर में है, तो एन हमारा हो गया लेट्स सपोज 2 की पावर एम। सो यहाँ पे मैंने एन की जगह क्या कर दिया, 2 की पावर एम सब्सटीट्यूट करा। फिर उसके बाद हमने ओके, सो उसके बाद हमने क्या करा कि m/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 ले लिया, क्योंकि हमारी कंडीशन लेट्स सपोज टर्मिनेट हो गई, यहाँ से हमारी k की वैल्यू आई। सो इट कम आउट एज लाइक m इज इक्वल टू log 2n। अब हमें n की फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ पर हमने फिर से सब्सटीट्यूट कर दिया k इज इक्वल टू log 2m। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने से हमारा आ गया बिग ऑफ log n। आप एक बार देखेंगे तो आई थिंक यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो या ये हमारा हो गया रूट फंक्शन। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है रिकरेंस रिलेशन, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड आई थिंक आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं, और ये काफ़ी आसान है, बस आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एक बार ये नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। एंड या सो या नाउ we come to some methods. So we will study divide and conquer method, greedy method, dynamic programming. Like there are so many methods. In this video we will covering divide and conquer and greedy approaches. So ये क्या होता है basically? जब हम किसी algorithms को solve करते हैं तो we have some standard methods कि हम उसके through अपने algorithm को solve कर सकते हैं। सो फर्स्ट आता है इस डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हम लेट्स सपोज वी हैव सम बिग प्रॉब्लम, हम उसे स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मैंने उसे काफ़ी सारी स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। फिर उनका जो सॉल्यूशन होगा, मैं जब उन सबको ऐड कर दूंगी तो वो बिग प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारी हेल्प करता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ना, उनका सॉल्यूशन को ऐड करके बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाना। सो इससे ये बात तो पता चलती है कि हमारे पास छोटी प्रॉब्लम का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। जब भी हम किसी किसी एल्गोरिदम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें जो सबसे छोटी उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो हम कैसे निकालेंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को किसी बिग प्रॉब्लम को जब आप स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे तो वो सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो कोई डिफरेंट नहीं बननी चाहिए। अगर आप कोई एरे सॉर्ट कर रहे हैं, अगर वो बड़ी प्रॉब्लम सॉर्टिंग की है तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी सॉर्टिंग की होनी चाहिए, वो कोई डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। इसके कुछ यही कंडीशंस हैं कि हमारे पास छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, और जब सब प्रॉब्लम्स है वो सेम होनी चाहिए एज द लार्ज प्रॉब्लम्स। एंड हमारे पास उन सबको कंबाइन करने का भी एक मेथड होना चाहिए। तो यहीं पे ये 3 स्टेप्स हो गए कि डिवाइड द प्रॉब्लम, देन सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, देन कंबाइनिंग द सब प्रॉब्लम। या दिस इज व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। यही सेम मैंने इसे शो कर दिया है, एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट टेल यू। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम हमने कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ा, अभी हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, फिर हम इसे फिर से ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल प्रॉब्लम्स में, एंड देन उसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन आ जाता है, फिर दैट्स हाउ क्या हो जाता है, रिकर्सिव बन जाता है नेचर में। रिकर्सिव हमने भी पढ़ा, स्मॉल ओके। सो अभी हमने समझा कि बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होता है। इसका बेसिक कोड क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास स्मॉल प्रॉब्लम का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पास अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी स्मॉल हुई तो हम क्या कर देंगे, उसका सॉल्यूशन क्या कर देंगे, रिटर्न, या फिर जो भी हमें ऐड कराना होगा वो कर देंगे। अदरवाइज हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर से हम अपना डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करेंगे, लाइक इट्स अ रिकर्शन, हम फिर से कॉल कर रहे हैं, फिर उन्हें कंबाइन कर देंगे और वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये सूडो कोड टाइप, इट्स नॉट अ एक्चुअल कोड, ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा है कि हम कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर की प्रॉब्लम यूज करते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कोड लिखते हैं। दिस इज़ व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। देन इसके कुछ हमने काफ़ी पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब कुछ हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। ये मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। और ये तीनों
ये तीनों डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। देन देयर इज कम इज स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है एंड आई थिंक यू शुड स्टडी, क्योंकि कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई थिंक सो। सो लेट्स स्टडी दिस। या ओके। सो जब हम कभी भी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, वी ऑल नो कि हमें कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई C1 चाहिए तो वो क्या होगा, A1 इंटू B1 प्लस A1 टू। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग द स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो हम क्या करते हैं, लाइक अगर हमें C11 चाहिए, सो हम A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई B21, राइट। एंड अगर हमें हर इंडेक्स पे हर एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हमें बिग ऑफ एन स्क्वायर तो ऑलरेडी आइट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दो लूप्स जब आइट्रेट करते, लाइक जब भी हम मैट्रिक्स को आइट्रेट करते हैं हर एलिमेंट के थ्रू, तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। देन उसके बाद हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन चाहिए लेने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम। सो ये भी एक एन लूप हो जाएगा, सो इट वुड बी बिग ऑफ एन क्यूब। एंड ऑल्सो लाइक अगर आपको नहीं पता, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट शुड बी एम इंटू एन इंटू वट एवर के फॉर्म। बेसिकली ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट अब यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे ऐसे, लाइक ये बिग ऑफ एन क्यूब काफ़ी ज़्यादा हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो हम इसे कुछ कैसे लोअर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, हमने क्या लगा एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। उसमें हमने क्या करा, वी विल एज्यूम कि जो मैट्रिक्स का साइज है वो हमेशा 2 की पावर में होगा, लाइक इट्स इन द पावर ऑफ 2। इसका साइज जो है 4 है। अगर वो पावर ऑफ 2 में नहीं होता तो हम एक्स्ट्रा स्पेस और जीरोज ऐड करके उसे पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी विल फर्स्ट एज्यूम कि वो मैट्रिक्स का साइज 2 में होगा। अब हमारी जो सब प्रॉब्लम है, लाइक लेट्स सी, लाइक अगर हम इसके लिए A11 चाहिए, तो A1, लाइक अगर हमें C11 चाहिए यहाँ पर, तो वो क्या होगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 एंड सेम फॉर दी ऑल 4। सो हम अपने जो 2x2 का मैट्रिक्स को इसके हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, एंड दिस इज बिग ऑफ 1, राइट। हम एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक 1 टाइम हो रहा है। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 साइज की मल्टीप्लिकेशन अगर हमें चाहिए, तो हम उसे बिग ऑफ 1 में निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें अपनी जो मैट्रिक्स है उसे 2x2 में डिवाइड करना होगा, और अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है तो वो सिंपली A11 इंटू B11 आ जाएगा। लाइक आई हैड टेकन अ बिग मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक A है और एक B है। A इज इन फॉर्म ऑफ 4x4 एंड B इज इन फॉर्म ऑफ 4x4। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे 4x2 कर लिया एंड इसे भी 4x2 कर लिया। सो हमारे पास 4 डिफरेंट मैट्रिक्स बन गए, और मैंने इस पूरी मैट्रिक्स को नाम दे दिया A1, A11, इसे नाम दे दिया A12, इसे दे दिया A21 एंड इसे A22। तो ये क्या हो गए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हो गए, एंड सेम हमने B के साथ करा। अब हम इसे रिकर्सिवली कॉल करेंगे, और जब हमारा एन 2 से छोटा होगा तो हम वो 4 फॉर्मूलेज अप्लाई कर देंगे। दीज फोर फॉर्मूलेज अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे मिड एलिमेंट निकाला, दैट वुड बी n/2। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने 4 के लिए कॉल करा, A11 B11, A11 इंटू B11 n/2, A12 इंटू B12 n/2, काइंड ऑफ दैट। ये सब कुछ हमने कॉल करा। इसके बाद भी जो उसका रिकर्सिव फंक्शन आया, दैट इज बिग ऑफ n क्यूब बेसिकली। इससे भी हमारा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क नहीं पड़ा। और इसके बाद अगर हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो रिकर्सिवली बैक एंड में स्टैक यूज़ करेगा मेमोरी, सो हमारे पास मेमोरी भी ज़्यादा हुआ, तो ये अच्छा मेथड ऑब्वियसली नहीं है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो इसके बाद स्टेशन ने एक अपने कुछ फॉर्मूलेज निकाले। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 8 टाइम्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइम्स ले रहे हैं। तो स्टेशन ने कुछ अपने 7 फॉर्मूलेज निकाले, दैट वी कॉल एज PQRSTUV। उसने यहाँ पर हम जो अपने 4 फॉर्मूलेज निकाले थे वो कुछ इस टाइप से निकाल रहे थे, राइट। बट स्टेशन ने अपने कुछ 4 फॉर्मूलेज इनकी हेल्प से निकाले, दीज 4 फॉर्मूलेज। तो यहाँ पर हमारा एक मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कम हो गया। एंड जब हम इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि यहाँ से 7 मल्टीप्लिकेशन है, तो द रिकर्सिव फंक्शन वुड बी 70n/2
एंड जब हम log 7/2 लाइक मास्टर थ्योरम मैंने आज सिंपली लगाई है, सो इट वुड बी 2.81, देन इट वुड बी बिग ऑफ n की पावर 2.81. So it is little bit of smaller than the big of n cube. So this is what basically Stressian matrix multiplication. So आप एक बार नोट से देख सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. तो हमें यही पढ़ना था डिवाइड एंड कॉन्कर में, और लाइक बाइनरी सर्च और मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट ये आप अलग से देख सकते हैं, अलग से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इनके एंड में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. अब हम मूव ऑन करेंगे ग्रीडी अप्रोचेस पे. Okay, so now we will study greedy method. So greedy method भी kind of जैसे हम divide and conquer method पढ़ा, ये भी एक algorithm solve करने के लिए होता है. So ये हम कब solve करते हैं? ये जब solve करते हैं जब हमें कोई optimization problem होती है. Optimization मतलब जब कोई problem demand करती है या फिर से require होता है minimum result या maximum result. Let's suppose कि we want to travel from one station to another station. सो हम देखते हैं कि कहाँ पर कम से कम टाइम लगेगा, कम से कम डिस्टेंस होगा. सो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कि हमें मिनिमम रिजल्ट चाहिए. सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए वी यूज ग्रीडी मेथड. सो लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है. सो मे बी वी हैव लॉट्स ऑफ रूट्स, लाइक एक हम पे ये भी है, ये भी है, ये भी है. बट उसमें लिखा है कि सिर्फ हमें विद इन 20 मिनट्स पहुंचना है. कितना पहुंचना है? विद इन 20 मिनट्स. तो उसमें कुछ सॉल्यूशन होंगे दैट आर फीजिएबल सॉल्यूशन. बेसिकली कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, बट कुछ सॉल्यूशंस जो है वो कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट्स वैलिड करते हैं. तो वो क्या हो जाते हैं? फीजिएबल सॉल्यूशन. वो हो जाता है फीजिएबल सॉल्यूशन. और उन फीजिएबल सॉल्यूशन में जो भी ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल यानी कि जो हमें कम से कम टाइम में पहुंचा दे, वो हमारा हो जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो हम ग्रीडी मेथड यूज करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ. बेसिकली मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसके पास हमारे पास उसके लिए बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं. उसमें से कुछ सॉल्यूशन फीजिएबल है. कौन से फीजिएबल है? जो कि हमारे कंस्ट्रेंट को वैलिड कर रहे हैं. मे बी कंस्ट्रेंट कुछ भी हो सकता है कि हमें विद इन 20 मिनट्स करना है, तो विद इन 20 मिनट्स शायद हमारे पास सिर्फ 4 रूट्स हो. ठीक है, सिर्फ 4 रूट्स हो, तो वो हो गए फीजिएबल सॉल्यूशन. अब ऑप्टिमल क्या होगा? ऑप्टिमल होगा उन फीजिएबल में से ही एक सॉल्यूशन. बेसिकली ऐसा हो सकता है कि वो जो 4 सॉल्यूशन है उनमें से एक हो रहा है 8 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर, और हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो वो 8 किलोमीटर वाला क्या हो जाएगा? हमारा फीजिएबल सॉरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो ग्रीडी मेथड ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट ग्रीडी मेथड इज. अब इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास ना एक मैंने टाइप काइंड ऑफ सूडो कोड लिखा है यहाँ पर. इस सूडो कोड में क्या होगा कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे. वो सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन, आप सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सबके लिए फिजिबल नहीं निकाल सकते. आपको कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया करना पड़ेगा. लेट सपोज हम कोई कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पे हायरिंग प्रोसेस होता है. सो हर स्टेप पर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, क्योंकि वो हर किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते. फिर उसके बाद वो फिजिबल निकालते हैं, इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है. सो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिबल निकालेंगे, और अगर वो फिजिबल हुआ तो हम उसे अपने सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे. सो ये हमारा एक काइंड ऑफ सूडो कोड हो गया ग्रीडी एल्गोरिदम्स का. सो दिस इज लाइक अ रफ आइडिया. ओके, अब इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, लाइक जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, नैपसेक प्रॉब्लम. नैपसेक प्रॉब्लम हमारे डीपी में भी आती है, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ नैपसेक होता है जो डीपी में यूज़ होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग में. बट अभी हम ग्रीडी की ही देखेंगे. देन आते हैं हफमैन कोडिंग, एंड देन आता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. लाइक देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम. सो पहले हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे. ओके, सो या सो अब मिनिमम कॉस्ट स्पेंडिंग ट्रिक क्या होता है? बेसिकली पहले So now we will study a minimum cost spanning tree. So before minimum cost spanning tree हमारे पास एक ग्राफ है. ग्राफ क्या होता है? ये वर्टिसेस एंड एजेस का कॉम्बिनेशन होता है. लाइक यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 डी 6 आर वर्टिसेस, और एजेस क्या होता है? जो इन वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी क्या होती है? एजेस होती हैं.
सो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक सब ग्राफ होता है। ग्राफ का क्या होता है, सब ग्राफ होता है, बट उसमें वर्टिसेस हमारी सारी होनी चाहिए, लाइक ऑल वर्टिसेस शुड बी देयर, बट एजेस हमारी होनी चाहिए v-1, यानी कि जितनी वर्टिसेस हैं उससे -1 एजेस होनी चाहिए। लाइक इन दिस हमारे पास इस एग्जाम्पल में 6 वर्टिसेस हैं, तो हमारे पास 5 एजेस होनी चाहिए, तो उससे हम क्या कहेंगे, स्पैनिंग ट्री कहेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं, सिर्फ स्पैनिंग ट्री, मिनिमम मैं आपको अभी बताऊंगी। तो लाइक मैंने यहाँ पर इसके काफ़ी ओके ओके सो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल, लाइक काफ़ी सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लिया, लाइक 1 2 3 6 5 4, तो हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं एंड एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एजेस। सो दिस इज़ आ स्पेनिंग ट्री एंड इसके काफ़ी सारे हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी ग्राफ के कितने स्पेनिंग ट्री होंगे, तो उसका मैंने काइंड ऑफ फॉर्मूला लिखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास जितनी भी एजेस है उस ग्राफ में, अभी इस ग्राफ में 6 एजेस थी, उसमें से हमें कितनी एजेस चाहिए, हमें चाहिए v-1, तो 6c v-1। एंड व्हाट इज दिस नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इज बेसिकली कि जब हम कोई स्पेनिंग ट्री निकालते हैं तो उसमें हमारी कोई भी साइकिल इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, राइट, कोई भी साइकिल इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें टोटल एजेस कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस में से हमें कितनी चाहिए, 5, यानी कि वर्टिसेस -1, 6 -1 5 चाहिए, एंड -2 साइकिल्स, बिकॉज यहाँ पर 2 साइकिल बन रही है, एक 3 4 5 एंड दिस 1 2 3 5 6। सो ये हमारा होता है नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री डेट आर पॉसिबल। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फॉर्मूला। अब मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री बेसिकली हम वेटेड ग्राफ में निकालते हैं। वेटेड ग्राफ, जैसे कि ये ग्राफ है, हमें यहाँ पे हर एज का वेट गिवन है। अब इसके काफ़ी सारे स्पेनिंग ट्री हो सकते हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे 3 स्पेनिंग ट्री लिखे हैं, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इनकी वेट, लाइक 5 + 3 + 6 14, इसकी 13, इसकी 9। सो ये जो 9 है, दिस इज द आंसर, बिकॉज ये क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। सो दिस इज वॉट कॉल्ड मिनिमम स्पेनिंग ट्री। अब आप इसका कैसे निकाल सकते हैं किसी ग्राफ का, लाइक या तो हम सारे स्पेनिंग ट्री फाइंड करें, उनकी कॉस्ट निकालें, फिर उसमें से फाइंड कर लें कि कौन सा मिनिमम स्पेनिंग ट्री है, बट दैट वुड बी लिटिल कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग कि हम सारे स्पेनिंग ट्री निकालें फिर उसमें से अपना सॉल्यूशन डिसाइड करें। सो इसलिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स होती हैं, दैट इज प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम्स। सो वी विल स्टडी दैम इन डिटेल कि ये दोनों होती क्या है। मैंने इनका कोड भी प्रोवाइड करा है, ऑल्दो मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच बताऊंगी ये होती है, तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो इफ वी सी दिस प्रिम्स एल्गोरिदम, व्हाट इट सेज इज कि प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है कि आप कोई भी आप एज लीजिए जो कि मिनिमम एज हो। मिनिमम एज लाइक यहाँ पे कौन सी है, 5, मैंने मिनिमम एज ले ली 5, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कनेक्टेड मिनिमम एज लेनी है। कनेक्टेड यानी कि लाइक अभी तो इसके बाद क्या है, मेरे पास 8 10 15 20, दीज 4 एजेस आर लेफ्ट, तो हम 8 ले लेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पर 20 की जगह 7 होता, सो आप कहते कि हम 7 लेंगे, बट नहीं, क्योंकि वो 0 और 1 से कनेक्टेड नहीं है, सो सिर्फ हम कनेक्टेड वाली ले सकते हैं। लाइक 0 1 से कौन सी कनेक्टेड है, एक 8 कनेक्ट है, एक 10 कनेक्ट है, और एक 15 कनेक्ट है, और इसमें से मिनिमम आंसर कौन सा होगा, 8। सो दैट्स वाई आई टुक 8। और यहाँ पे मैंने रखा है कि कौन सी, अभी हमने वर्टिसेस नहीं ली, पहले इनिशियली 0 ले लिया, फिर उसके बाद हमने 5, हमारे पास 2 3 अभी वर्टिसेस नहीं आई, अब हमने 5 और 8 अपनी एजेस ले ली। अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वी हैव 10, वी हैव अ 10 ऑप्शन, 20 एंड 15, अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो मिनिमम होगा 10, बट हम 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये साइकिल फॉर्म कर देगा। अगर कोई भी एज साइकिल फॉर्म कर रही है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट्स वाई आई डिडंट इंक्लूड 10 ओवर देयर। फिर अगर 10 नहीं लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वी हैव ऑप्शन इज 15। सो हम क्या ले सकते हैं, हमने यहाँ पे 15 लिया, अब हमारी सारी वर्टिसेस कवर हो गई हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। अगर हम देखें हमारे पास कितनी एजेस है, 3 एजेस है, और टोटल वर्टिसेस कितनी है, टोटल वर्टिसेस इज 4 एंड एजेस इज 3। और हमने अभी यही पढ़ा था स्पेनिंग ट्री में हमेशा v-1 एजेस होती है, v-1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, तो टोटल वर्टिसेस आर 4, 1 1 2 3 4 एंड 4 - 1 इज 3 एंड 3 एजेस, सो दिस इज आर मिनिमम स्पेनिंग ट्री। सो यही हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम है। मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ, प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली हम मिनिमम एज लेते हैं, फिर उसके बाद कनेक्टेड मिनिमम एज लेते हैं, और अगर कोई एज साइकिल फॉर्म कर रहा है तो हम इसे इंक्लूड नहीं करते, और ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक हमारी सारी वर्टिसेस कवर नहीं हो जाती। सो यही सिंपल एक हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम
है, लाइक इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा, और यहाँ पर मैंने अब इसका कोड लिखा है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमेशा हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड इन द सेंस कि लेट सपोज आपके पास कोई दो ग्राफ है, एक ऐसा है कुछ और एक कुछ इस टाइप से है, लाइक यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं या 4 वर्टिसेस हैं। अब आप कहें कि इनका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो इंडिविजुअल ग्राफ से आप इनका टुगेदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं निकाल सकते। सो प्रिम्स एल्गोरिदम में हमेशा हमारी जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए। हम डिसकनेक्टेड ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं निकाल सकते। इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिग ऑफ वी स्क्वायर, लाइक जब हमारे वर्टिसेस एजेस से सेम हो, बिग ऑफ वी स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने से इसका सूडो कोड भी लिखा है, मतलब इट्स नॉट अ सूडो कोड, इट्स इन C++ लैंग्वेज। अगर आप कोई और यूज़ करते तो आई थिंक समझ आ जाएगा काइंड ऑफ दैट। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, मैं ऐसे ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। या ओके, सो आई थिंक प्रेम्स एल्गोरिदम सिर्फ इतना ही है। देन द नेक्स्ट, और यहाँ पे सेम मैंने इसका ड्राई रन भी करा है इसी सेम एग्जाम्पल का, काफ़ी सही से है, तो आप देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। सो क्रूस्कल्स एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, ये कहता है कि आप अपनी सारी एजेस को क्या करो, सॉर्ट करो। एजेस को क्या करना है, सॉर्ट करना है। लाइक लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, वी हैव दीज मैनी एजेस। अगर हम इन्हें सॉर्ट करें तो इट वुड बी 3 5 6 7 8 10 12। अब उसके बाद क्या करना है कि आप अपनी एजेस को वन बाय वन पिक करते जाओ जब तक हमारी सारी वर्टिसेस कवर नहीं हो जाती। तो हमारी मिनिमम एज क्या है, 3, तो मैंने BC वाली एज कनेक्ट ले ली। देन उसके बाद मिनिमम एज क्या है, 5, तो मैंने 5 वाली ली, दैट इज AC। देन उसके बाद क्या है, 6। एंड अगर मैंने यहाँ पे 6 इंक्लूड करा AB, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, साइकिल। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हमने यहाँ देखा कि अगर कोई एज साइकिल फॉर्म करना है तो आपको वो एज इंक्लूड नहीं करनी, तो हमने दैट्स वाई 6 को क्या करा, इंक्लूड नहीं करा। देन हम मूव करें 7 पे, हमने यहाँ से 7 ली। देन हमने 8 पे मूव करा, अगर हम फिर से 8 लेते हैं यहाँ पर तो वो भी साइकिल फॉर्म करा, इसलिए हमने 8 फिर से नहीं ली। देन हमने 10 देखा और हमने 10 इंक्लूड करा। और उसके बाद हमने देखा कि हमारी सारी वर्टिसेस क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी हैं। जब सारी वर्टिसेस कवर हो जाएं तो फिर आपको आगे और लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। सो सिर्फ इतना ही। तो क्या होता है बेसिकली क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम हम एज को सॉर्ट करते हैं, फिर एज वन बाय वन पिक करते हैं, और अगर कोई एज साइकिल फॉर्म कर रहा है तो हम उस एज को इंक्लूड नहीं करते। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपको कनेक्टेड एज ही लेनी है, आपको सिर्फ मिनिमम एजेस लेनी जानी है। बट प्रिम्स में क्या होता है कि आपको कनेक्टेड वाली लेनी होती है। और इसमें अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो हम कर सकते हैं, बट हम उसका ओवरऑल मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं निकाल सकते, हम उनका इंडिविजुअल मिनिमम ऑफ स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई दो ग्राफ हैं, डिस्कनेक्टेड ग्राफ, लाइक लेट्स सपोज दिस वन एंड दिस वन। सो जब हम इनका मिनिमम निकालेंगे, लाइक हम इनकी मिनिमम एज लेंगे, तो वो इंडिविजुअल इनका इसका अलग से निकालेगा MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसका अलग से निकालेगा MST, बट वो टुगेदर नहीं निकल सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई भी एल्गोरिदम नहीं है जो टुगेदर का निकाल दे डिस्कनेक्टेड ग्राफ में। सो सेम मैंने यहाँ पे इसका सूडो कोड लिखा है। देन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी बिग ऑफ n स्क्वायर। n इज व्हाट, नंबर ऑफ वर्टिसेस, बेसिकली बिग ऑफ v इंटू ई इफ v इज इक्वल टू ई। बट हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मिन हीप। क्योंकि हमें बार बार क्या चाहिए, हमें मिनिमम एज चाहिए। जब हमें कुछ मिनिमम चाहिए होता है तो वी कैन यूज़ अ मिन हीप। इन C++ आप STL यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू, और इन डिफरेंट लैंग्वेज यू कैन जस्ट सी कि क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम हीप में कोई भी एज या फिर कोई भी इनिशियली निकालने के लिए टाइम क्या होता है, log n होता है, और हमें हर वर्टिसेस के लिए चाहिए तो डैट वुड बी बिग ऑफ n log n। सो हम इससे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम मिनिमम हीप यूज़ करते हैं क्रूस्कल्स एल्गोरिदम्स के लिए। सो सेम मैंने यहाँ पर यही लिखा है। सो या दैट्स इट्स, मतलब क्रूस्कल्स एल्गोरिदम सिर्फ इतना ही है। और इसमें यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है क्रूस्कल्स एल्गोरिदम का। अगर हम ये देखें तो इसमें हमारी मिनिमम एज क्या होगी, 2, मैंने 2 का ले लिया। देन उसके बाद हमारी मिनिमम एज क्या है, 3, 2 3 हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेट मैंने ये वाली 3 ले ली। देन उसके बाद एक और 3, फिर हमने ये वाली एज ले ली। देन उसके बाद 4, कोई सा भी 4 ले सकते हैं, आई टुक दिस 4। देन उसके बाद हमें कोई लेने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी सारी वर्टिसेस कवर हो चुकी हैं।
आप ये वाला 4 भी ले सकते थे, डैट वुड बी सेम, कॉस्ट सेम ही आती। तो इससे बेसिकली पता चलता है कि कोई भी ग्राफ की ऑप्टिमल सिर्फ एक ही कॉस्ट हो सकती है, सिर्फ एक ही मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो सकता है। लाइक यहाँ पे मिनिमम स्पेनिंग ट्री चेंज हो सकता है, मे बी आप ये वाली वर्ड एज ना लेके वाली एज ले लें, बट कॉस्ट ओवरऑल सेम ही आएगी। सो ऑप्टिमल कॉस्ट वुड बी वन ओनली ऑफ एनी ग्राफ। सो बेसिकली यही हमारा मिनिमम स्पेनिंग ट्री है। इट्स वेरी वेरी इजी, तो आप एक बार इसके देख लीजिएगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इसमें क्या होता है, हम किसी ग्राफ लेते हैं, उसका सब ग्राफ जो बनाता है वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री होता है। सारी वर्टिसेस कवर होनी चाहिए, कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, और एजेस कितनी होनी चाहिए, वर्टिसेस -1। तो इसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होती है, प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मिनिमम पहले मिनिमम एज ले लेते हैं, देन उसके बाद कनेक्टेड मिनिमम एज लेते हैं, और अगर कोई एज साइकिल फॉर्म कर रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं करते। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ वी स्क्वायर। और अगर कोई डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो हम उनकी फाइंड नहीं कर सकते, ग्राफ नीड टू बी कनेक्टेड। ओके, देन हमारी आती है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। क्रुस्कल्स में हम क्या लेते हैं, अपनी एजेस को सॉर्ट कर लेते हैं, फिर हम मिनिमम एज लेते हैं, ऐसे कर करके हम सारी मिनिमम एज लेते हैं, सारी वर्टिसेस कवर करते हैं, और इसमें अगर कोई एज साइकिल फॉर्म करे तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते। इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाय यूजिंग मिन हीप, क्योंकि हमें इसमें मिनिमम फॉर्म चाहिए होता है, एंड दैट्स इट। और इसमें अगर हम डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो उनका इंडिविजुअल स्पैनिंग ट्री निकलेगा, टुगेदर का नहीं निकल सकता। सो और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, बट अगर हम बिग मिनिमम हीप यूज़ करेंगे तो इसकी एन लॉग एन हो जाएगी। सो दैट्स इट, मतलब सिर्फ यही मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। Okay, so now we will be study the Dijkstra algorithm. So basically algorithm क्या कहते हैं कि हमारे पास एक weighted graph है like this, उसमें हमें क्या गिवन है, एक सोर्स वर्टेक्स गिवन है। उस सोर्स वर्टेक्स से हमें हर वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। बेसिकली लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। इस ग्राफ में जैसे हमें एक सोर्स वर्टेक्स गिवन है दैट इज़ ए, हमें ए से हर वर्टेक्स की डिस्टेंस बतानी है, दैट शुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइक ए से ए की तो 0 ही होगी, ए से बी की 4, ए से सी की 8, एंड लेट्स सी कि ए से सी की हमारी 4 + 11 दैट इज़ 15 भी हो सकती है, बट वी विल चूज द शॉर्टेस्ट दैट वुड बी 8। सो ये हमारी प्रॉब्लम है, और हमें हर वर्टेक्स के लिए बनाना, लाइक ए से डी ई एफ सी जी एच आई हर वर्टेक्स के लिए। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये रहा 0 4, बट ये कैसे आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज़, हम इसमें एक अपना एक वेक्टर बना लेते हैं जिसमें अपना आंसर स्टोर करेंगे, और उसमें हर वर्टेक्स के लिए एक इन्फिनिटी मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर देते हैं, हर वर्टेक्स के लिए डिस्टेंस क्या मार्क कर देते हैं, इन्फिनिटी। मैंने ए से बी सी डी ई सब के लिए इन्फिनिटी कर दी, और सिर्फ ए से ए के लिए क्या कर देंगे, 0। ऑब्वियसली लाइक ए से ए के लिए हमेशा 0 ही डिस्टेंस होगा, और मैंने सबके लिए मार्क कर दी इन्फिनिटी। देन उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। ये रिलैक्स फंक्शन क्या करता है, ये चेक करते हैं, लाइक मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 2 तक जाने के लिए वी हैव अ 2 वेट, एंड 2 से 3 जाने के लिए वी हैव 4 वेट। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, 1 से 3 के जाने के लिए हम चेक करेंगे कि d of v is greater than d of u plus weight of uv। मतलब हमने v के लिए पहले इन्फिनिटी मार्क कर दिया था, अपना डिस्टेंस क्या मार्क कर दिया था, इन्फिनिटी। अब d of v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। d of u क्या है, d of u is 2, यानी कि 1 से लेके 2 की जो डिस्टेंस है d of u दैट इज़ 2, और weight of uv दैट इज़ weight of uv what it is let me show you, yeah okay, it is 4, weight of uv is 4। तो अगर हम इनका ऐड करें 4 + 2 दैट इज़ 6, तो 6 इज़ स्मॉलर देन इन्फिनिटी, राइट। तो 6 अगर हमारा इन्फिनिटी से छोटा है, जो भी डिस्टेंस है, हम उसे कट कर कर यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। दिस इज़ आवर रिलैक्स थ्योरम। क्या होती है बेसिकली रिलैक्स थ्योरम, अगर डिस्टेंस ऑफ v इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u v, देन डिस्टेंस ऑफ v विल चेंज टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u v। Okay, V is like the adjacent vertex and U is the vertex final set। अभी हम इसका एक ड्राई रन करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से जब समझ आएगा। तो लेट अस डू द ड्राई रन। मैंने इसके लिए एक एम्प्टी पेपर रखा है। ओके, यहाँ पे हम इसका ड्राई रन करते हैं। हमने क्या करा, ए के लिए मार्क कर दी 0 डिस्टेंस, बी के लिए कर दी इन्फिनिटी,
सी के लिए कर दी इन्फिनिटी एंड सेम हमने सबके लिए इन्फिनिटी कर दी। अब हम यहाँ पर मिन हीप यूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यों, क्योंकि हमें हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने एक मिन हीप ले लिया और उसमें 0 ऐड कर दिया, लाइक वर्टेक्स ए ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इस वर्टेक्स को क्या कर दिया, फाइनलाइज कर दिया कि इसकी डिस्टेंस फाइनल हो चुकी है। अब हम इसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे जाएंगे, दैट इज़ बी एंड सी। अब हमने चेक करा 0 + 4 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो हम क्या कर देंगे, इसे कट करके क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। देन सेम हमने सी के लिए चेक करा 0 + 8 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इट इज़, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 कर दिया। देन अगेन हमने अपना प्रायोरिटी क्यू जो हम चला रहे हैं दैट इज़ मिन हीप, वो हम जब तक चलाएंगे जब तक वो एम्प्टी नहीं होता। अब हमने हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 4 और 8 में, दैट इज़ 4। हम अब इसे फाइनलाइज कर देंगे इस वर्टेक्स को, किसकी डिस्टेंस फाइनलाइज हो चुकी है। अब हम इसके एडजस्टेंट पे जाएंगे, बी का एडजस्टेंट है सी एंड डी। अगर हम सी पे जाएँ तो सी का डिस्टेंस और ऑलरेडी 8 था। अगर अब हम क्या होगा 11 + 4 इज़ लाइक डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू वी, दैट इज़ 11 + 4 इज़ 15। इज़ इट लेस देन 8? नो, ये 8 से छोटी नहीं है, तो हम इस पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसकी सेकेंड एडजेसेंट वर्टेक्स इज डी, तो दैट इज़ 4 + 8 दैट इज़ 12। तो इज़ इट लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि ऑलरेडी पहले इन्फिनिटी मार्क था, तो इट इज़ लेस देन, तो हम इसे कट करके क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। देन सेम इसके बाद हम इसे फाइनलाइज करने के बाद हम शॉर्टेस्ट वर्टेक्स ढूंढेंगे दैट इज़ 8। अब हम 8 के लेंगे, हम सी के एडजेसेंट पे जाएंगे दैट इज़ एफ ई एंड बी वॉज ऑलरेडी फाइनलाइज, तो हम इस पर नहीं जा सकते। हम ई पर जाएंगे, ई का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 + 7, एफ का क्या हो जाएगा 8 + 1 दैट इज़ 9, यहाँ पर आ जाएगा 8 + 7 दैट इज़ 15। अब इसके बाद हम शॉर्टेस्ट ढूंढेंगे दैट इज़ 9, 15 और 12 में से शॉर्टेस्ट क्या था हमारा 9 था। अब हम 9 के एडजेसेंट पे जाएंगे दैट इज़ एच एंड ई ऑलरेडी 15 था, तो 9 + 6 इज़ 15, तो वो 15 ही रहेगा। 9 + 2 इज़ 11, फॉर एच इट विल बिकम 11। देन हम अगेन इसे फाइनलाइज कर देंगे। तो इस काइंड ऑफ हमारा पूरा लूप चलता रहेगा जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाता है, एम्प्टी नहीं हो जाता, बेसिकली जब तक हमारी सारी वर्टिक्स फाइनलाइज नहीं हो जाती। तो दिस इज़ व्हाट डायस्ट्रिक एल्गोरिदम इज़। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स आप लग सकती है बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैंने यहाँ इसका कोड भी लिखा है, ये C++ में है, तो थोड़ा लाइक अगर आप दूसरी लैंग्वेज में कोड करते तो शायद थोड़ा आपको मुश्किल हो, बट आप इसका बेसिकली फंडा समझिए, इंट्यूशन समझिए बिहाइंड दिस एल्गोरिदम। एंड ऑल्सो इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेगेटिव वेट पे वर्क नहीं करता। नेगेटिव वेट पे वर्क क्यों नहीं करता, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ये ग्राफ है, हम इसे नोड मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 नोड, एंड लेट्स सपोज कि डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ पर है हमारा 1 डिस्टेंस, यहाँ पर हमारा 2 डिस्टेंस, एंड यहाँ पर है लेट्स सपोज -10 डिस्टेंस, राइट। और ये इस टाइप से है ए बी एंड सी। सो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 1, लाइक ए से हम हमारा सोर्स वर्टेक्स है ए, जब हम ए से बी पर आएंगे डेट वुड बी 1, राइट। ए से सी पे जाएंगे डेट वुड बी 2, और ये दोनों हो जाएंगे फाइनलाइज। बट जब हम बी से सी जा रहे हैं सो वो हो जाएगा 1 - 10 डेट इज़ -9, राइट। -9 इज़ लेस देन 2, -9 इज़ लेस देन 2, बट उससे पहले ही इसने इसे फाइनलाइज कर दिया, तो ये इसके एडजेसेंट पे जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स वाई इसका एक डिसएडवांटेज है कि नेगेटिव वर्टेक्स पे काम नहीं करता, लाइक कर भी सकता है नहीं भी करता, बट ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें तो इट्स अ डिसएडवांटेज कि नेगेटिव एजेस पे काम नहीं करता। सो दिस इज़ लाइक द डिसएडवांटेज ऑफ डायस्ट्राइक एल्गोरिदम। और अगर आपको उसका कोड समझना है तो मैं थोड़ा इसे जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ कि ये कोड कर क्या रहा है। ये बेसिकली, वेट लेट मी एक्सप्लेन। या सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारा पेयर वेक्टर ले रहा है, लाइक एडजेसेंट हमारा ग्राफ ले रहा है, देन ये नंबर ऑफ वर्टिक्सेस ले रहा है एंड द सोर्स डेस्टिनेशन ले रहा है कि हमको कौन सी वर्टिक्स से हमें सबकी एज डिस्टेंस बतानी है। फिर मैंने यहाँ प्रायोरिटी क्यों बनाया मिन हीप का। फिर उसके बाद मैंने सबकी डिस्टेंस क्या कर दी, मैक्सिमम कर दी, बट जो सोर्स डिस्टेंस है लाइक सोर्स वाली वो क्या कर दी, 0 कर दी। ऑब्वियसली उसकी खुद से खुद की क्या होगी, 0 होगी। फिर मैंने एक प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया सोर्स
डिस्टेंस पुश कर दी एंड सोर्स पुश कर दिया, और जब तक वो एम्प्टी नहीं होता हमने यहाँ पे पहले डिस्टेंस लिया, देन वो एलिमेंट लिया। ओके, या हमने डिस्टेंस लिया, देन वो एलिमेंट लिया, एंड देन उसके बाद हमने लूप अपना रन कराया बेसिकली। तो ये वही है जो मैंने अभी सब कुछ समझाया। आई थिंक अगर आप इसके थ्रू एक बार कोड के थ्रू जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ नहीं करते तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ, ओके सॉरी, या ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ वी स्क्वायर। बट अगर हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी एंड दैट वुड बिकम बिग ऑफ वी प्लस ई लॉग वी, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू से लाइक मिन हीप से अगर हम कोई एलिमेंट एक्सटेंड करते हैं तो उसकी लॉग वी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो दैट्स वुड बिकम बिकॉज ऑफ मिन हीप की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाएगी। एंड ये ग्रीडी क्यों हुआ, ग्रीडी अप्रोच, क्योंकि हमें इसमें मिनिमम लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। जब हमें कुछ ऑप्टिमाइजिंग चाहिए होता है तो हम ग्रीडी यूज़ करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो दैट्स वाई इट इज़ लाइक अ ग्रीडी बेस्ड एल्गोरिदम। सो या यही हमारा डाइक्स्ट्राइक एल्गोरिदम है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रैक्शनल नैपसैक। सो बेसिकली फ्रैक्शनल नैपसैक कहता है कि मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझाती हूँ। ये कहता है कि हमारे पास एक नैपसैक है, नैपसैक आप कह सकते हैं कंटेनर टाइप है, कुछ बैग टाइप, और वो कुछ वेट कैरी कर सकता है, मैक्सिमम वेट। तो लाइक सपोज कि वो 70 वेट मैक्सिमम कैरी कर सकता है। अब हमारे पास कुछ अलग से नैपसैक है, कुछ अलग से वेट्स एंड वैल्यू हैं कि उसमें लेट्स हमारे पास एक I1 है जिसमें 50 वेट आ सकता है, और वो हमें क्या देगा, 600 वैल्यू देगा। एक है जिसमें 20 आ सकता है, हमें 500 देगा, एंड सो ऑन। अब हमें इसमें बताना है क्या, हमें बताना है कि हम इसमें मैक्सिमम 70 वेट पुट करें और हमें मैक्स टू मैक्स वैल्यू मिले। मीन्स अगर हम 50 + 20 इसमें डालते तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 600 + 500, दैट टर्न आउट टू बी 1100, राइट। हमें कितना वेट वैल्यू मिल जाएगी, 1100। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट। बट अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट ये आता है कि हम इसमें फ्रैक्शनल भी ले सकते हैं। फ्रैक्शनल यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा वेट लेना पड़े जब भी मुझे टोटल वैल्यू मिलेगा। मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर हमारा आंसर आया 100 लाइक 1140। अब ये कैसे आया, मैंने क्या करा, 20 वेट लिया तो हमारा वेट क्या बचा, 50 बचा। 20 वेट लेने के बाद 70 - 20 50, और वैल्यू क्या होगी 500, प्लस फिर मैंने लिया 30 वेट, फिर वेट क्या बचा हमारा 20, 50 - 30 दैट इज़ 20 वेट, और वैल्यू 500 + 400, देन 20। अब मैंने 50 का 20/50 × 600, बेसिकली मैंने इसका फ्रैक्शनल वेट लिया एंड द ओवरऑल आंसर टर्न आउट टू बी 1140 विच इज़ ग्रेटर देन 1100, राइट। अगर हम सिंपली 50 + 20 लेते तो वो 1100 आता, बट हमने फ्रैक्शनल लेने से हमारा 1140 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। जब हमें कोई चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए होती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए दैट इज़ ग्रीडी अप्रोच। तो हम इसमें कुछ ग्रीडी अप्रोच करेंगे, इसमें कुछ फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दैट्स हाउ इट टर्न आउट टू बी अ ग्रीडी प्रॉब्लम। अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम वेट मैक्सिमम करें। तो बेसिकली इसका एक, हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू बाय वेट, वैल्यू अगर हम इसे लाइक सॉर्ट करते हैं सिंपल वैल्यू से, तो जब भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, फिर हम वेट से सॉर्ट करते हैं जब भी आंसर सही नहीं आएगा, तो हम इसे सॉर्ट करेंगे वैल्यू बाय वेट से, यानी कि इसके फ्रैक्शन से। क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन एज एन आंसर ले सकते हैं तो वाई नॉट टू सॉर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो हम इसे वेट बाय वैल्यू के फॉर्म में सॉर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, लाइक लेट मी शो यू है, या ओके। सो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने क्या करा, मैंने इनका वेट बाय वैल्यू निकाला। वेट इज़ 600 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज़ 12। देन सेम मैंने तीनों का अपना वेट बाय वैल्यू निकाला और मैंने इन्हें सॉर्ट कर दिया अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो 25 इज़ द मैक्सिमम वेट बाय वैल्यू, राइट। तो 25 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेट है, हमारा 20 है और वैल्यू क्या है 500। देन उसके बाद आता है 13.33 दैट इज़ 330 एंड 400। देन उसके बाद आता है 50 और 600, राइट। अब हम यहाँ से अपना आंसर का लाइक अपना सॉल्यूशन हमने सॉर्ट कर दिया, हमने कुछ इसमें ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटी लेंगे। अब यहाँ पर वेट जो है 20 इज़ लेस देन 70, राइट। 20 क्या है, 70 से छोटा है, तो हम ये टोटल वेट ले सकते हैं। मैंने टोटल वेट ले लिया। सो अब हमारा वेट क्या बचा, 70 -
20, 70 माइनस 20, तो हमारा कितना वेट बचा, दैट टर्न आउट टू बी 50 वेट, और हमारा आंसर में ऐड हो गया 500। हमने अपने आंसर में क्या कर दिया, 500 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम वी रन अगेन लूप, दैट इज़ 30, 30 इज़ लेस देन 50, यस इट इज़। तो हम ये पूरा फिर से ले लेंगे एंड इट आंसर हमारे फिर से ऐड हो जाएगा 400, 500 प्लस 400, राइट। देन नेक्स्ट टाइम हमारा वेट अब क्या बच गया, 20 बचा। इस 20 इज लेस देन 50, 20 50 से छोटा है नहीं है, 20 50 से छोटा नहीं है, तो हम इसका फ्रैक्शनल लेंगे, दैट वुड बी 20 डिवाइडेड बाय 50। हम इसका इतना वेट ले रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू भी इतनी लेंगे, 20 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 600, ओके मल्टीप्लाई बाय 600, सो दैट वुड बी टर्न आउट एज 140, राइट। अब हम इसमें अपना ऐड कर देंगे ये, तो इन तीनों का मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 1140, विच इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकता मैक्सिमम, जब हमारी कैपेसिटी क्या है, 70 है। सो यही हमारी प्रॉब्लम है। मैंने इसका ऊपर पूरा लिखा भी है अप्रोच, लाइक मैंने इसका सेकेंड लाइक कैलकुलेट द रेशियो एंड देन सॉर्ट देम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पे एक सॉर्टिंग आपको लाइक C++ में बता दिया है कोड लिख के कि वो कैसे होता है। देन उसके बाद हमने अपना रिजल्ट यानी कि जो हमारा आंसर है वो हमने 0 कर दिया। करंट कैपेसिटी वुड बी गिवन कैपेसिटी, जो हमें गिवन है दैट इज 70। देन उसके बाद अगर वेट हमारा छोटा है करंट कैपेसिटी से, तो हम उसे करंट कैपेसिटी से माइनस कर देंगे, रिजल्ट में उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। बट अगर वो छोटा नहीं है यानी कि वो एंड में है, तो हम उसके रिजल्ट में क्या कर देंगे, वैल्यू एड वैल्यू, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर करा था अपना मल्टीप्लाई करके दिस वन वैल्यू इनटू वेट बाय कैपेसिटी बाय वेट, तो यही हमारा आंसर है। एट द एंड रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। सो इट्स लाइक अ रियली सिंपल प्रॉब्लम। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी एन लॉग एन, बिकॉज हम इसे सॉर्ट कर रहे हैं तो वो एन लॉग एन लेगा, और फिर उसके बाद हम आइट्रेट कर रहे हैं अपने लूप के, दैट वुड बी बिग O ऑफ एन, तो ओवरऑल हो जाएगा बिग O ऑफ एन लॉग एन। सो हाँ, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल नैपसैक। अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी, अभी हमने डाइस्ट्रैक्ट पढ़ी, फिर हमने फ्रैक्शनल नैपसैक पढ़ा है। तो ये लाइक अ रियली गुड प्रॉब्लम्स, और इजी भी है, बट ये आनी चाहिए अगर आप ग्रीडी पढ़ रहे हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द जॉब सर्चिंग प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी अच्छी एंड इजी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड इट्स लाइक अ वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। सो पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाती हूँ। बेसिकली कहता क्या है, ये कहता है कि हमारे पास कोई एक मशीन है, और वो एक टाइम पर लाइक वो मशीन हमारा एक टाइम पर सिर्फ एक ही जॉब कर सकती है। जॉब इन द सेंस कि वो एक टाइम पर कुछ एक ही काम कर सकती है, और उस जॉब को करने के लिए वो कितना टाइम लेगी, 1 यूनिट ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हैं 1 घंटा लेगी। और हमारे पास कुछ नंबर ऑफ जॉब्स गिवन है और उनकी डेडलाइन गिवन है। डेडलाइन यानी कि लेट्स सपोज वी हैव अ टाइम कि 12 से 4, एंड विद इन दिस टाइम कि आप उस जॉब को कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो ओवरऑल कितना लेगी, सिर्फ 1 आवर ही लेगी, बट आप उसे परफॉर्म कभी भी कर सकते हैं। सो लाइक जहाँ पे जॉब 0 है उसकी डेडलाइन है 4, उसकी डेडलाइन है 4, अगर हम 0 से 4 लें तो आप इस बीच में कभी भी कर सकते हैं, और वो 1 घंटा लेगी। देन हमारे पास जॉब 1 है, उसकी डेडलाइन है 0 से लेके 1 तक। देन सेम हमारे पास जॉब 2 है, उसकी डेडलाइन भी क्या है, 0 से लेके 1 तक, एंड सो ऑन वी हैव सम जॉब्स। अगर हम उन जॉब को परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि कुछ रुपीज़ मिलेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिले, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और जब हमें कुछ मैक्सिमम चाहिए हो या मिनिमम चाहिए हो, तो ऑब्वियसली हमेशा 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 हमें ग्रीडी अप्रोच सोचना चाहिए कि वो हमारी ग्रीडी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रीडी प्रॉब्लम, क्योंकि अब हम कुछ सेलेक्ट करेंगे, कुछ अनसेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी बेसिकली प्रॉब्लम है। लाइक अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊँ, तो हमारे पास 4 जॉब्स हैं यहाँ पर, और उनकी डेडलाइन गिवन है। सो फर्स्ट मैंने क्या करा, जो फर्स्ट डेडलाइन वाली है मैंने इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब ली, दैट इज़ 100, राइट। तो मैंने 0 से लेके 1 टाइम पर क्या परफॉर्म करा, जॉब 3, और मुझे प्रॉफिट मिला 100। देन उसके बाद में जॉब 1 और जॉब 2 परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि तीनों की सेम ही डेडलाइन थी, और उस बीच में सिर्फ एक ही घंटा था, तो मैं सिर्फ एक ही जॉब कर सकती थी, तो मैंने मैक्सिमम वाली चूज़ करी। देन उसके बाद आई कैन परफॉर्म जॉब 0, क्योंकि उसका तो अभी डेडलाइन 4 तक है। अभी तो मेरे पास और भी स्लॉट्स बाकी हैं, तो मैंने उसके लिए प्रॉफिट क्या कर दी, मैंने उसके लिए प्रॉफिट ले लिया +70, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 170। दिस इज लाइक द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। सो अब लाइक जब हम इसे सोचे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट के वे में सॉर्ट कर सकते हैं
अपनी प्रॉफिट के वे में जॉब्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने सॉर्ट कर दिया बट उसके बाद हम टाइम कैसा अलॉट करेंगे किसी जॉब को, वो अब हमें देखना है। लाइक वो थोड़ा अच्छा पार्ट है। तो लाइक मैं अगर आपको एक ड्राई रन एग्जाम्पल दिखाऊँ, मेरे पास ये एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर ये हमारे प्रॉफिट्स गिवन है। आफ्टर सॉर्टिंग ये कुछ ऐसे दिखेंगे, लाइक 80 इनिशियली, देन 50, मैंने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, देन 20, देन 10 एंड देन 5। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम डेडलाइन क्या है। इसमें से मैक्सिमम डेडलाइन क्या है 5, 5 4 1 5 1 में से मैक्सिमम क्या है 5। तो अगर हमारे पास देखें, हमारे पास है 0 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव दीज स्लॉट्स। हमारे पास कितने स्लॉट्स हैं? ओवरऑल हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं। अगर मैं इनिशियली देखूं तो मैं इनिशियली अपना फर्स्ट ये वाली जॉब परफॉर्म करूंगी जिसका प्रॉफिट है 80। तो उसे मैं स्लॉट 4 से 5 वाला दे सकती हूँ, राइट। उसे मैं स्लॉट क्या दे सकती हूँ? 4 से 5 वाला दे सकती हूँ, क्योंकि उसका मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम उसका स्लॉट है 5 तक। तो मैंने उसे लास्ट वाला स्लॉट अलॉट कर दिया, तो हमें प्रॉफिट क्या मिल गया? 80 प्रॉफिट मिला। देन मैं नेक्स्ट जॉब पे गई जो कि परफॉर्म कर रहा है, उसकी डेडलाइन है 4। उसकी डेडलाइन क्या है 4। तो उससे पहले हमारे पास काफ़ी सारे स्लॉट एम्प्टी है, बट मैंने उसे लास्ट वाला स्लॉट दिया क्योंकि वो इतना वेट करने के लिए तैयार है। तो मुझे प्रॉफिट क्या मिला? प्रॉफिट मिला मुझे 50। देन मैं नेक्स्ट स्लॉट पे गई, नेक्स्ट जॉब पर, उसका डेडलाइन है 1। उसकी डेडलाइन क्या है? ये 1। उससे पहले मेरे पास एक स्लॉट एम्प्टी है, तो मैंने उसे ये वाला स्लॉट दे दिया, दैट इज़ 20, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट जॉब पर गई, दैट इज उसका मैक्सिमम डेडलाइन है 5 और उसका प्रॉफिट है 10। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेडलाइन 5, 4 से 5 ये मेरे स्लॉट ऑलरेडी बुक है, 3 से 4 भी बुक है, 2 से 3 एम्प्टी है। तो मैं उसे वाला स्लॉट दे सकती हूँ क्योंकि वो इस टाइम, इस पूरे समय में वो कभी भी हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैंने उसे ये स्लॉट बुक कर दिया और हमें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से 10। देन हम नेक्स्ट जॉब पे गए, उसका डेडलाइन है 1। डेडलाइन क्या है 1। उससे पहले एक भी स्लॉट एम्प्टी नहीं है, ऑब्वियसली एक ही स्लॉट है, वो एम्प्टी नहीं है, तो हम उसे कुछ भी अलॉट नहीं कर सकते। सो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? 20 + 10 + 50 + 80, राइट। तो दैट टर्न आउट टू बी 160। ओके, सो यही है कि हमने क्या करा, हमने एंड से स्लॉट देना स्टार्ट करा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग। लेट सपोज कि आप अगर उसे आप अगर उसे स्टार्टिंग से स्लॉट देते, स्टार्टिंग से, लाइक लेट सपोज कि मैं 80 को इनिशियल वाला स्लॉट दे देती यहाँ पर। अगर मैं 80 को इनिशियल वाला स्लॉट देती, अब अगर मुझे 1 जॉब परफॉर्म करना होता, उसके लिए यहाँ पे स्लॉट ही एम्प्टी नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ यहीं तक कर सकता था, वो हमने ऑलरेडी किसी को असाइन कर दिया है। तो उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे एंड से स्लॉट देना स्टार्ट करें। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो पीछे पीछे जाएँ, अगर कोई एम्प्टी मिलता है तो उसे वो बुक कर दें। सो दैट्स इट। अगर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज हम हर जॉब के थ्रू आइट्रेट करेंगे, उसके बाद हम हर स्लॉट के थ्रू आइट्रेट करेंगे उसके बैकवर्ड्स कि हमें कोई स्लॉट एम्प्टी मिल जाता है। तो दैट्स हाउ कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है। एंड या दैट्स इट। और यही हमारी प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी अच्छी एंड फेमस प्रॉब्लम है। सो या, एंड थैंक यू। आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो आप लोग इन्हें देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम और वीडियोस आगे लाएंगे। तो या, थैंक यू सो मच।